स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक ही कलाकार ने शानदार ज्ञान विज्ञान आंदोलन और लंबे समय से काम किया और पहुंचे साथी उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं जलेस केंद्र की ओर से आप सब लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये आह्लाद व्यक्त करता हूं कि यहां जो हो रहा है हम इससे संतुष्ट हैं। जहां तक इस विषय का सवाल है, आप जानते हैं कि हम लोग तो इस तरह के विषयों पर ही बात करने के अभ्यस्त रहे हैं और विष्णु नागर के नाम से आप लोग परिचित हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। तो वो अक्सर इस तरह का विषय सामने आने पर कहते हैं कि भाई लेखक की भूमिका पर ही क्यों बात होती है, एडवोकेट्स की भूमिका, डॉक्टर की भूमिका, प्रोफेसरान की भूमिका, इस पर क्यों नहीं बात होती। तो खैर उनका मजाक अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम जानते हैं कि हम लेखक हैं तो हमें लेखक की भूमिका पर ही बात करनी चाहिए। जहां वकील जुटते होंगे वो वकीलों की भूमिका पर बात करते होंगे, जहां प्रोफेसरान जुटते होंगे प्रोफेसरों की भूमिका पर बात करते होंगे। हम बतौर लेखक जुटे हैं इसलिए हम लेखकों की भूमिका पर बात करते हैं। और उसका एक दूसरा कारण भी है, वो यह कि और सभी पेशे लोगों से मिलने जुलने वाले पेशे हैं, लेकिन लेखन के बारे में एक धारणा बनाई गई है बहुत लंबे अरसे में कि कुछ एकांत साधना जैसी चीज है ये। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो मैं पटना कॉलेज में पढ़ता था, उसके बगल से ही गंगा बहती है। जिस तरह और विद्यार्थी कभी कभी जाके गंगा के किनारे बैठते थे वैसे ही मैं भी बैठता था, लेकिन औरों के बैठने से फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बैठने पर लोग कहते थे देखो साहित्यकार है, एकांत साधना में लगा हुआ है। तो साहित्यकार लेखक एकांत साधना में रहते हैं, कुछ इस तरह की धारणा जन समाज में प्रचलित है और इसीलिए हमें बार बार इस पर बल देना पड़ता है कि लेखकों की कुछ सामाजिक भूमिका है, वो एकांत साधना की चीज नहीं है। जो लोग जन आंदोलनों से जुड़ते हैं, लोगों के बीच इंटरैक्ट करते हैं, उन्हीं के पास वो विषय भी आते हैं जो लोगों से जुड़े हुए विषय होते हैं। आप अपने एकांत में रहिए तो आप अकेलेपन की कहानियां लिखिएगा, कुछ उसमें अजीब तरह की आध्यात्मिक और दार्शनिक उड़ानें होंगी। कई बार वो अच्छी भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि वो आध्यात्मिक और दार्शनिक उड़ानें हमेशा खराब ही होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वही होता है उस साहित्य में। और जो जन आंदोलनों में जाते हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं, लोगों के बीच के जो मत मतांतर हैं उसमें भागीदारी करते हैं, उनके लेखन में वो चीजें झलकती हैं, उनके लेखन में समाज झलकता है। तो इसीलिए लेखक की भूमिका पर बार बार बात करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि लोकतंत्र का दमन हमारे विषय का पहला हिस्सा है, लोकतंत्र का दमन और लेखक की भूमिका। पिछले लगभग 11 सालों से ये बार बार दोहराई गई है बात, मैं आपके सामने दोहरा ही रहा हूं कि पिछले लगभग 11 सालों से हम एक अघोषित आपातकाल में हैं। 2014 से ये अघोषित आपातकाल चल रहा है। जब हम अघोषित आपातकाल कहते हैं तो उसके पहले एक घोषित आपातकाल भी हुआ था जिसके 50 साल पूरे हुए हैं अभी। तो यह जो 50 साल पहले एक घोषित आपातकाल लगा था जो 21 महीने तक चला, उसमें और इस अघोषित आपातकाल में क्या अंतर है। जो दोनों आपातकालों का अनुभव करने वाले लोग हैं, उसका तजुर्बा रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि दो अंतर बहुत महत्वपूर्ण है और उस मायने में यह अघोषित आपातकाल ज्यादा खतरनाक है। पहला अंतर, जो घोषित आपातकाल था उसके निशाने पर वो लोग थे जो प्रिवी पर्स खत्म किए जाने के खिलाफ थे, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे, यानी जिनको इंडियन स्टेट के तरक्की पसंद कदमों से दिक्कत थी। इसका मतलब यह नहीं कि आपातकाल दुरुस्त था, नहीं। आपातकाल लागू करना, जनता के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर देना हमेशा गलत है, लेकिन यह याद रखिए कि उस आपातकाल में जनता के ये मौलिक अधिकार क्यों स्थगित किए गए थे, क्योंकि उसके ठीक पहले कुछ ऐसी नीतियां इंडियन स्टेट ने लागू की थी जिन नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्गीय उभार था।
इस आपातकाल में इसके निशाने पर कौन लोग हैं? इसके निशाने पर धर्मनिरपेक्ष, उदार और प्रगतिशील लोग हैं। ऐसे लोग जो मानते हैं कि भारत में मुश्तरका तहजीब ही चलेगी, साझा संस्कृति ही चलेगी, धर्मों के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी भारत में। जो यह मानते हैं कि इस देश को आगे ले जाना है तो मेहनत कश तबके के बारे में सोचना पड़ेगा। जो यह मानते हैं कि अलग अलग राजनीति की आवाजों को दबाना उचित नहीं है, सबको फूलने फलने दीजिए, जो ऐसा मानते हैं उनके खिलाफ यह आपातकाल है। एक बहुत बड़ा अंतर तो यह है, इसीलिए यह आपातकाल ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा, घोषित आपातकाल में कम से कम आपको यह पता था कि शासक वर्ग ने आपके संविधान प्रदत्त अधिकारों को स्थगित किया है, घोषित रूप में किया था ना। और घोषित आपातकाल में आपके वे सारे संविधान प्रदत्त अधिकार स्थगित हैं और सरकार में बैठे हुए लोग रात दिन लोकतंत्र का जाप करते हैं। वो कहेंगे कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारे ही यहां पैदा हुआ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का गुणगान वो बहुत करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के मूल्य अपने यहां लागू नहीं होने देंगे। आप देख लीजिए, इस तरह की सभा संगोष्ठियों में हम जितने भी क्रिटिकल तरीके से बात कर लें, इस आवाज में दूसरी जगहों पर बात करने का क्या मतलब है, आप सब लोग जानते हैं। किस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ लिखते ही आपके पीछे ट्रोल आर्मी लग जाती है, किस तरह से किसी ऐसे मौके पर आपको लिंच किया जा सकता है और उसके बाद लिंचिंग करने वाले लोगों पर कोई मुकदमा नहीं चलता। तो इस सरकार के पास एक पूरा का पूरा समानांतर तंत्र है जो गैर सरकारी है और जिसके माध्यम से एक बहुत पुराने संगठन के जो अपने जो खुद के सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करता है, उसके विचारों को जनता पर थोपा जा रहा है। तो ये ऐसा आपातकाल है, यह आपातकाल ऐसा है जिसमें सारे मीडिया के संस्थान सरकार के आगे घुटने टेक चुके हैं। बिना वजह तो घुटने नहीं टेके होंगे उन्होंने। ऐसा थोड़ी है कि ये जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर आए हैं उससे ये सब लोग सहमत हो गए हैं। सहमत नहीं होते। आप मीडिया संस्थानों के अंदर के लोगों से पूछ लीजिए, सहमत नहीं है। लेकिन वो जिस तरह की खबरें बनाते हैं, जो अपनी लीड स्टोरी चलाते हैं, जो पक्षधरता उनकी दिखलाई पड़ती है अपने तमाम कार्यक्रमों में, वह पक्षधरता इस सरकार के साथ होती है और विपक्ष उनको दुश्मन की तरह नजर आता है। तो मीडिया ठीक उल्टी भूमिका निभा रही है जो भूमिका वो पहले निभाया करती थी। मीडिया का काम था कि वो सरकार की आलोचना करती थी और लगभग विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती थी। जो आवाज विपक्ष की होती थी वह आवाज मीडिया की होती थी सरकार की घेराबंदी करने में। आज बिल्कुल उलट गया मामला। आप मुख्य धारा मीडिया में जब भी जाते हैं आप देखते हैं कि विपक्ष को घेरा जा रहा है, विपक्ष की आलोचना की जा रही है, विपक्ष के तर्कों को ध्वस्त किया जा रहा है। वो भगदड़ मची थी ना अभी कुंभ में, हमारे साथी ने तो जिक्र किया ही कि उस महाकुंभ से ज्यादा असरदार हमारा महासम्मेलन होगा। तो एक बात सही है कि ये संख्या की दृष्टि से असरदार न हो और सचमुच में भी शायद कोई असर न हो, लेकिन लेखन का ये असर होता है जैसे पानी में आप एक कंकड़ी डालते हैं तो लहरें धीरे धीरे वृत्त के रूप में बढ़ती चली जाती हैं। लेखन कुछ इसी तरह की चीज है, तो वो असरदार हो सकती है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि उस महाकुंभ में जिस दिन भगदड़ मची, मैं नाई की दुकान पे बाल कटवा रहा था और पीछे कहीं टीवी रखा हुआ चल रहा था जिसमें से आवाज आ रही थी। तो वो टीवी एंकर और रिपोर्टर लगातार इसी बात पर बल दे रहे थे कि कितनी बार मोदी जी ने फोन करके हाल पूछा है और कितनी बार योगी जी ने अफसरों को दौड़ाया है और केंद्र को जानकारी दी है और किस तरह वो फिक्र कर रहे हैं, परवाह कर रहे हैं यहां भगदड़ में घायल होते हुए लोगों की। तो मैंने जो बाल काट रहा था उससे कहा कि ये क्या है, और कुछ नहीं कहा, यकीन मानिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि ये क्या है। तो उस बाल काटने वाले लगभग अनपढ़ व्यक्ति ने मुझसे कहा
कि सर जो काम पहले सरकारी एजेंसी करती थी वो काम मीडिया कर रहा है। इन्हें घेरना चाहिए सरकार को कि क्या कुव्यवस्था है जिसमें लोग मर रहे हैं, तो ये उल्टा कह रहे हैं कि योगी जी कैसे उनकी फिक्र कर रहे हैं। कौन इसके बारे में बोलेगा सर? तो ये हालात है मीडिया के। मैं ये कहना चाहता हूं कि अचानक तो नहीं हुआ होगा, यह पूरी मुख्यधारा मीडिया सहमत तो नहीं होगी होगी उस विचारधारा से। यह दबाव के तहत हुआ है, टांग देंगे तुमको, यह सीधी सी बात है। और जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते उनके पीछे ये लगातार लगे रहते हैं। अंततः ऐसे व्यक्ति का संस्थान ही खरीद लेते हैं। रवीश कुमार के मामले में क्या हुआ आप जानते हैं। एनडीटीवी इंडिया को खरीद ही लिया क्योंकि वही एक आलोचनात्मक आवाज थी जो मुख्यधारा मीडिया में बची हुई थी। अडानी ने खरीद लिया और जिस दिन यह घोषणा हुई कि अडानी ने उसको खरीद लिया है, उसी दिन रवीश कुमार ने घोषणा कर दी कि मैं एनडीटीवी इंडिया से रिजाइन कर रहा हूं। यह अलग बात है कि उस व्यक्ति का जो टीवी चैनल है उसकी व्यूअरशिप अब करोड़ों में पहुंच चुकी है, लाखों में नहीं, करोड़ों में। लेकिन आप सोचिए कि एक मुख्यधारा मीडिया में बैठा हुआ एक एंकर जो 45 मिनट का एक प्रोग्राम एयर करता है पूरे 24 घंटे चलने वाले उस माध्यम में, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और भी खबरें नहीं बर्दाश्त हो रही थी। हालांकि एनडीटीवी इंडिया उस समय भी बहुत बैलेंस करके चलता था, ये हम लोगों ने महसूस किया था। बावजूद इसके वो इतना भी ज्यादा बैलेंस नहीं करता था। ठीक वैसे ही जैसे आज की तारीख में आप इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये बैलेंस करते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा बैलेंस नहीं करते हैं। जो बहुत निर्णायक खबरें होती हैं उनको दबने नहीं देते, उनको ले आते हैं। जैसे कल ही इंडियन एक्सप्रेस ने अपने मुखपृष्ठ पर यह खबर लगाई कि इतने दिन से जो कांग्रेस के साथ सत्ताधारी पार्टी की ले दे चल रही है कि $21 मिलियन अमेरिका से आया था तुम्हारे पास, चुनावों को प्रभावित करने के लिए आया था, जिसको ट्रंप ने अब कहा है कि वापस किया जाएगा, यह सब नहीं चलेगा। तो वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए आया था, यह सत्ताधारी पार्टी का कहना है। कल इंडियन एक्सप्रेस ने खबर चला दी कि वो जो $21 मिलियन था उसके बारे में ट्रंप भी गलत बोल रहे थे। कागज ये कह रहे हैं कि वो तो बांग्लादेश जा रहा था पैसा। तो बांग्लादेश जो पैसा गया था उसके बारे में ट्रंप तक ने कह दिया कि वो हिंदुस्तान गया, चुनावों को प्रभावित करने के लिए गया। और उसके बाद यहां लेने शुरू हो गए, अब सब लोगों की जुबान बंद है। तो कभी कभी मीडिया इस तरह की भूमिका निभाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में उसके पास कोई आजादी नहीं है। और आप जानते हैं कि हम लोगों के बहुत ही वैचारिक समानता वाला जो माध्यम था, वेबसाइट थी न्यूज क्लिक, उस पर किस तरह से दबिश हुई, किस तरह उसके एडिटर इन चीफ प्रदीप पुरकायस्थ को महीनों जेल में रखा गया और अंततः उनको बेल हुई। और वो इस आधार पर बेल हुई कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो कानून सम्मत नहीं थी। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि अघोषित आपातकाल और घोषित आपातकाल में बहुत अंतर नहीं है, बल्कि कई मामलों में यह अघोषित आपातकाल आगे बढ़ा हुआ है, तो मेरे जहन में प्रदीप पुरकायस्थ की लिखी हुई किताब के कुछ अंश भी थे। मैं वो हिस्सा पढ़ के आपको सुनाऊंगा, बहुत दिलचस्प हिस्सा है। प्रदीप पुरकायस्थ ने एक पुस्तक लिखी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर, जिसमें उस दौर को याद किया, लेकिन इस दौर के बारे में भी बातें की। और संयोग या दुर्योग देखिए कि जब वो किताब लिख चुके थे, ठीक उसी वक्त केंद्र सरकार की जो कोशिशें थी उनको अंदर करने की वो कोशिश सफल हुई। 2 साल तक वो लगातार दबिश मारने के बाद से लगे रहे कि इसका कोई ऐसा लूप होल हम पकड़ें जिससे इसे अंदर किया जा सके। वो लूप होल पकड़ में नहीं आया, तो खैर किसी न किसी बहाने से उनको अंदर कर दिया गया। और जिस समय वो तिहाड़ में जेल में थे उस समय वो किताब प्रकाशित हुई। अभी रास्ते में आते हुए साथी मनमोहन से मैं जेएनयू के बहुत सारे किस्से सुन रहा था, तो मुझे याद आया कि मैं जो अंश लेकर आया हूं वो जेएनयू का है और ठीक उसी दौर का है जिस दौर की बात मैं साथी मनमोहन से सुनता हुआ आया हूं। मैंने अंग्रेजी में जो उनकी किताब है वो हालांकि हिंदी में भी आ गई है, लेकिन वो हिंदी वाली किताब नहीं मिली तो मुझे खुद से अनुवाद करना पड़ा ये हिस्सा। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं और आपको इससे दोनों आपातकालों की तुलना करने
की एक नजर मिलेगी। और खासतौर से जब आप ये देखेंगे कि यह लिखने के बाद ये लिखने वाला व्यक्ति फिर जेल गया, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि इन दोनों आपातकालों की क्या समानता है। सितंबर 25, 1975 यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर की कोई आम सुबह नहीं थी। अशोक लता जैन, छात्र संघ की एक निर्वाचित पार्षद, की बर्खास्तगी के विरोध करने के लिए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) द्वारा आहूत हड़ताल का यह दूसरा दिन था और परिसर में तनाव था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल का भी यह तीसरा महीना था। मैं उस समय एसएफआई के कुछ दोस्तों के साथ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के लॉन में था जब एक काली एम्बेसडर हमारे पास आकर रुकी और मजबूत कदकाठी वाला एक शख्स बाहर आया। पास आकर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं डीपी त्रिपाठी हूं। डीपी त्रिपाठी उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। मैंने जवाब दिया कि नहीं हूं, लेकिन सवाल पूछने वाला एक कॉप था, डीआईजी पीएस भिंडर, और उसने मेरे जवाब पर यकीन नहीं किया। वो और सादी वर्दी में आए उसके आदमियों ने एकदम फुर्ती से दिन दहाड़े मेरा अपहरण कर लिया। मुझे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) के तहत साल भर के लिए जेल में डाल दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड करके 5 दशक आगे चलिए। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 से सत्ता में है। उन्होंने 2019 में दूसरी बार जीत हासिल की। जिस भारत को हम जानते थे, जिसे हम अपना घर समझते थे, वह अनगिनत तरीकों से रोज बरोज बदल रहा था। फरवरी 9, 2021 फिर एक सुबह मैं घर पर था। मैंने नाश्ता किया ही था और अखबार पढ़ रहा था जब दरवाजे की घंटी बजी। लोगों का एक झुंड था, जिनमें से एक के हाथ में आधिकारिक सा दिखता कागज था, ऑफिशियल जैसा दिखता हुआ कागज था। उसने घोषणा की कि वे ईडी से हैं। ईडी छापा मारने आई थी। निशाने पर न्यूज क्लिक था, एक डिजिटल वेब प्लेटफॉर्म जिसे मैंने 2009 में शुरू किया था और जो इस बीच अपने काम और अपनी व्यूअरशिप के मामले में फलने फूलने लगा था। छापा लगातार 5 दिनों या 113 घंटों तक पड़ा और यह किसी निजी रिहाइश पर पड़ने वाले सबसे लंबे छापों में से एक था। रिकॉर्ड लगभग 10 दिनों तक चलने वाले छापे का है। वह राजमाता गायत्री देवी के जयगढ़ किले पर पड़ा था। 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वह किला मेरे दूसरी मंजिल वाले फ्लैट से कहीं कहीं बड़ा था। लेकिन नहीं, ईडी उस पूरे समय मेरे फ्लैट की छानबीन नहीं कर रही थी। यह काम तो आराम से कुछ घंटों में हो जाता है। इसके आगे वो बताते हैं कि उनको टाइम क्यों लग रहा था, क्योंकि इनके कंप्यूटर में जितनी सामग्री थी उसको डाउनलोड करना चाहते थे और गूगल जो है वो एक समय के बाद आपके डाउनलोड की स्पीड बहुत कम कर देता है। तो इस वजह से उनको इतना वक्त लग रहा था। 5 दिनों तक 113 घंटे तक उस आदमी के घर पड़े रहे। उसके बाद 2 साल तक उस कंप्यूटर से निकाली गई सारी सामग्री के आधार पर लूप होल्स तलाशने में लगे हैं और नहीं तलाश पाए। अंततः एक दूसरे बहाने से, मैं अभी मिस कर रहा हूं, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उनको अंदर ले जाने के लिए कौन सा बहाना ढूंढा उन्होंने, लेकिन एक दूसरे बहाने से उनको वो अंदर ले गए। तो आप समझिए कि ये हालात है। और ये सिर्फ न्यूज क्लिप की बात नहीं है जिसकी पक्षधरता बहुत घोषित थी। ये ऐसे तमाम चैनलों की भी बात है जिनकी उतनी घोषित पक्षधरता नहीं है। जो चल पा रहे हैं वो कितनी मुश्किल से चल पा रहे हैं, ये आप कभी अंदर जाकर पूछिए। उनको कितनी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और उन तमाम सावधानियों के बावजूद उसके एडिटर और एडिटर इन चीफ और रिपोर्टर्स, इन सबको किसी न किसी मामले में कितनी बार अदालत दौड़ना पड़ता है अलग अलग शहरों में। ये आप द वायर में जाकर पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं वो ईमानदारी की स्टोरीज लोगों तक पहुंचाने की। तो ये इस तरह का अघोषित आपातकाल है जिसमें सारे सरकारी महकमे अपनी संविधान के नाम पर जो उन्होंने कसम खाई है उस कसम को निभाने में नहीं, बल्कि अपने सरकारी आका, सत्ता में बैठे हुए अपने आका का काम करने में लगा रहे हैं। आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, न्यायपालिका हो, सीबीआई हो, ये तमाम जो अलग अलग हिस्से हैं, ये सभी हिस्से प्रधानमंत्री और कैबिनेट की शपथ तो नहीं खाते हैं ना, संविधान की शपथ खाते हैं। वो तो इसके लिए बने हैं कि संविधान के जो मूल्य है उनको बचाना है हमारा काम। लेकिन ये सब लोग, दिल्ली पुलिस तक, जिस दिल्ली शहर में मैं रहता हूं, जहां अभी कुछ दिन पहले तक एक दूसरी पार्टी की सत्ता थी लेकिन पुलिस उसके हाथ में नहीं थी, तो वो दिल्ली पुलिस तक एक एक अधिकारी उनके कहे अनुसार काम करता है। ये कैसा लोकतंत्र है? तो
व्यावहारिक अर्थों में वह लोकतंत्र ध्वस्त किया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है। और न्यायपालिका के क्या हाल है उन पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा कम बोलूं ताकि आपकी तरह मैं भी चंचल चौहान को और मनमोहन को सुन पाऊं। इसलिए कुछ चीजें मैं छोड़ता हूं जो मैंने सोची थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं कह के ही जाना चाहता हूं कि इन तमाम हालात के बीच में जो मीडिया है वो बौद्धिक वर्ग ही है, वो बौद्धिक वर्ग से अलग नहीं है। लेकिन उससे अलग भी जो बौद्धिक वर्ग है, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम करता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में है, ऐसा बौद्धिक वर्ग भी ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे नहीं पर किसी न किसी बहाने से इस विचारधारा को समर्थन देना चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा हिस्सा देना चाहता है समर्थन, जो विचारधारा सत्ताधारी है। अभी भगवान सिंह जी एक पुराने मार्क्सवादी, अभी भी दावा करते हैं मार्क्सवादी होने का, हालांकि बहुत पहले से उन्होंने गैर मार्क्सवादी स्टैंड लेना शुरू कर दिया था। इतिहास के संबंध में, आर्य अनार्य संग्राम के संदर्भ में, तमाम चीजों पर उनका स्टैंड बिल्कुल अलग था मार्क्सवादी इतिहासकारों से। इधर तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ में फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, बहुत लंबी लंबी फेसबुक पोस्ट, और कहते हैं कि मैं मार्क्सवादी हूं लेकिन मैं इस संगठन की प्रशंसा करता हूं। तो उस संगठन की प्रशंसा इसलिए नहीं करते कि वहां कुछ लोग हैं जो बहुत कमिटेड हैं और इसीलिए वो लगातार काम कर रहे हैं। वो प्रशंसा इसलिए करते हैं कि कोई अगर कहता है कि ये दंगा फैलाने का काम करते हैं तो गलत बात है, इसने कभी दंगा नहीं फैलाया है और इसने हमेशा सेवा का काम किया है, जिसको कहीं दर्ज नहीं किया, जिसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। विभाजन के समय पता नहीं कितने लोगों को इधर से इधर लाने का काम किया, लेकिन कहीं उसको लिखवाया नहीं। ये भगवान सिंह जी का कहना है। एक दूसरे बौद्धिक है अभय कुमार दुबे, असल में मैं उसी पर आना चाहता था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से समर्थन दिया वो समर्थन बड़ा ही सटल है, बहुत बारीक है, और हमें इस तरह के बारीक समर्थनों पर निगाह रखनी चाहिए। हंस एक पत्रिका है जिसका सालाना जलसा होता है, आपको पता है, प्रेमचंद जयंती के अवसर पर। उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है इसको बदलने की आरएसएस और भाजपा को कोई जरूरत नहीं है। आप सोचिए, उसको बदलने के लिए ये उतारू हैं, यह बात हम लोग बहुत लंबे अरसे से कहते चले आ रहे हैं। उसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको यह बात अभय कुमार दुबे कह रहे हैं। और उसको बदलने की जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए कि इस संविधान के भीतर संविधान सभा के लोगों के द्वारा और बाद के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा ऐसी कई चीजें समाविष्ट की जा चुकी हैं जिससे कि हिंदुत्व की विचारधारा संतुष्ट है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या है वो? उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल आया, तो हिंदू कोड बिल तो पास नहीं हुआ, लेकिन उत्तराधिकार बिल पास हुआ, विवाह बिल पास हुआ, अलग अलग 4 बिलों के रूप में हिंदू कोड बिल पास हुआ। तो ये जो 4 बिल हैं, ये विरासत, विवाह इत्यादि के मामले में हिंदू किसको मानते हैं? जिनकी पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों भारत है उसको हिंदू मानते हैं। यानी जैन, सिख इत्यादि जितने भी हैं और हिंदू, सनातनी, आर्य समाजी, इन सबको वो हिंदू मानते हैं। कानून उनको हिंदू मानता है, एक कैटेगरी में रखता है। और जिनकी पितृभूमि भारत है लेकिन पुण्य भूमि नहीं है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, पारसी धर्म, इन सब लोगों को वो उससे बाहर रखता है। तो जो हिंदुत्व की संकल्पना सावरकर की थी, भारतीय संविधान ने तो उस संकल्पना को मान लिया है हिंदू कोड बिल के माध्यम से। उसने एक राजनीतिक हिंदुत्व गढ़ दिया है सावरकर की संकल्पना के अनुरूप ही। और इसीलिए अब किसी भी पार्टी को इस संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। इस बात को ये जानते हैं कि वो राजनीतिक हिंदुत्व जो गढ़ा जा चुका है उसके
35 से 50% वोटों के आधार पर हमारी बार बार वापसी सुनिश्चित की जा सकती है। अब आप देखिए कि इस बात में चालाकी कैसी है। यह बहुत बड़ी चालाकी है कि आप यह कहते हैं कि चूंकि सावरकर के राजनीतिक हिंदुत्व का गठन स्वयं हिंदू कोड बिल कर रहा है, इसलिए अब कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर संविधान के मूल्यों का जितना उल्लंघन इस बीच 10 साल 11 सालों में हुआ है, आपने सब पर एक पर्दा डाल दिया। यानी संविधान के मूल्यों के उल्लंघन की भी आवश्यकता नहीं है इस पार्टी को। तो आज तक वो जो करती आ रही है वो सब संविधान सम्मत है, उसने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया है। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व को मानने वाली राजनीतिक पार्टी है उसे सिर्फ बार बार सत्ता में आते रहना है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी फैलाने की कोशिश है। उसको सिर्फ सत्ता में नहीं आना है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और यह राष्ट्र बनाने के लिए उसे संविधान बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका संविधान उसकी इजाजत देता नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बेईमानी है कि आप यह कहें कि इसको संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसने आइडिया भी छोड़ दिया है। और सिर्फ इस आधार पर कि देखिए इन्होंने तो आकर संविधान दिवस शुरू किया। इस देश में संविधान दिवस इससे पहले कौन मनाता था? ये तो बार बार संविधान को अपने सिर से लगाते हैं। ये जो जितनी नौटंकियां हैं, इन नौटंकियों को एक वजनी तर्क बना देने का काम अभय कुमार दुबे के उस व्याख्यान में सुनने को मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं इससे पहले एक युवा अध्येता है करुणाब खेतान, उसकी एक बात कहना चाहता हूं। उसने एक लेख लिखा, किलिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन विथ 1000 कट्स, 1000 चीरे लगाकर एक संविधान की हत्या। चीरे लगाकर हत्या का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सीधा पेट में खंजर नहीं भोंका है, सीधा गर्दन नहीं काट दी है, सीधा गोली नहीं उतार दी है खोपड़ी में। 1000 चीरे लगाकर शरीर के खून को धीरे धीरे निचोड़ देने वाला तरीका है यह। तो यह सरकार इस संविधान की हत्या 1000 चीरे लगाकर कर रही है। एक बार में उसका खात्मा नहीं कर रही है, धीरे धीरे उसका खात्मा कर रही है। और इसको उसने अपने लेख में बहुत अच्छी तरह बतलाया। तो मैं इन सारी बातों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात जोड़ना चाहता हूं, और वो बार बार उद्धृत की गई है, इसलिए आप लोग भी उससे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं 2 वाक्य बोलूंगा और आपको याद आ जाएगा कि पूरा पैराग्राफ क्या है। उन्होंने जिस दिन संविधान सभा का बनाया हुआ ड्राफ्ट समर्पित किया, वह ड्राफ्ट समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि यह संविधान कैसा काम करेगा यह इस पर निर्भर करेगा कि कौन लोग सत्ता में हैं। अच्छे लोगों के हाथ में बुरा संविधान भी अच्छा हो जाएगा और बुरे लोगों के हाथ में अच्छा संविधान भी बुरा हो जाएगा। यानी जो लोग सत्ता में होंगे, जिन पर यह दायित्व होगा कि उस संविधान के मूल्यों को अमल में लाएं, उनकी मंशा पर, उनके इरादे पर यह निर्भर करेगा कि यह संविधान सही काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की यह बात कितनी सच साबित हुई